मैं आपको बताया था कल कि हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो हम अब बेसिक से प्रारंभ करते हैं कि बेसिक क्या है आपका। ठीक, तो ये जो चार शब्द लिख रहे हैं वो चार शब्द आप कहीं ना कहीं सुने होंगे या देखे होंगे या पढ़े होंगे। एक पॉलिटी, दूसरा अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, तीसरा अगर बात करते हैं तो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, और चौथा अगर बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बात करते हैं तो ये चार शब्द आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। ये चार शब्द हैं, एक है आपका पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है पॉलिटिक्स, चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन। चार शब्द हैं। अगर बात करते हैं इसका तो इसको पॉलिटी को हिंदी में कहा जाता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था कहते हैं इसको। इसको कहा जाता है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल जो साइंस है उसको क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान कहा जाता है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स को राजनीति के नाम से जानते हैं, इसको आप राजनीति कहते हैं। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसको हिंदी में कहा जाता है संविधान। ये चार शब्द है जो कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे। एक है आपका पॉलिटी जो राज्य व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, पॉलिटिकल साइंस को आप राजनीति विज्ञान कहते हैं, पॉलिटिक्स को आप राजनीति कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को आप क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ये चार शब्द है। ठीक, अब समझिए ये चार शब्द में से ये तीन शब्द आप देख रहे हैं, पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स, इसको जब ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें एक शब्द कॉमन दिखेगा आपको। वो शब्द है कौन सा, पॉली शब्द। तीनों में एक शब्द कॉमन है, तीनों में, चाहे पॉलिटी बोलूं, पॉलिटिकल साइंस बोलूं या पॉलिटिक्स बोलूं, तो तीनों में से एक शब्द क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। वो कॉमन शब्द कौन सा है आपका, पॉली। सिंपल सी बात, ये तीनों में से एक शब्द कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन कौन सा शब्द है आपका, पॉली शब्द। तो ये तीन शब्द में से एक शब्द कॉमन दिख रहा है, कौन सा आपका, पॉली। मतलब अगर मैं चाहूं तो ये पॉली शब्द को अगर व्याख्या कर लूं, पॉली का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यह है कि मैं तीनों का थोड़ा बहुत तो व्याख्या कर ही सकता हूं। जैसे सिंपल सी बात है, मुझे अगर बिलासपुर जाना है तो सिमगा तक पहुंच गया तो मैं बिलासपुर चल ही दूंगा ना। लेकिन अब मैं बिलासपुर जाना है, अभनपुर में खड़ा हूं, रायपुर में था अभनपुर चल दिया, तो बिलासपुर नहीं जा सकता मैं, फिर मुझे वापस कहाँ आना पड़ेगा, रायपुर। तो मैंने रास्ता भटक गया है, लेकिन हमें रास्ता नहीं भटकना है। रास्ता क्यों नहीं भटकना है, तो हमारे सामने तीन शब्द है, उसमें से एक शब्द है पॉली। उस पॉली शब्द को हम डिफाइन कर लेंगे, कुछ हद तक इसका मतलब हम जान जाएंगे कि क्या हो सकता है। अब ये जो पॉली शब्द है, ये पॉली शब्द बना किससे है, तो ये जो पॉली शब्द आप देख रहे हैं वो पॉली शब्द बना है पॉलिश शब्द से। ये बना किससे है, पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द आया कहां से है, तो ये यूनानी शब्द है, यूनान से आया है। यूनानी शब्द के नाम से जानते हैं किसको, पॉलिश शब्द को। और पॉलिश को हम कहते हैं हिंदी में, इसको हम हिंदी में कहते हैं नगर राज्य या शहर राज्य के नाम से जानते हैं इसको। इसको तो या तो हम नगर राज्य कहते हैं या तो क्या कहते हैं, शहर राज्य के नाम से जानते हैं इसको। पॉलिस का मतलब नगर राज्य या शहर राज्य होता है, या एक शब्दों में कहूं तो ये क्या कहलाता है आपका, राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। सिंपल से अगर बात करते हैं तो ये तीनों शब्दों में से एक शब्द कॉमन निकला है, वो कौन है, पॉली। और पॉली बना किससे है, तो पॉलिश से बना है। पॉलिश आया कहां से है, तो आया है यूनान से, तो यूनानी शब्द कहते हैं इसको। और इस पॉलिश शब्द का मीनिंग क्या होता है, शहर राज्य, नगर राज्य। एक शब्दों में कहूं क्या होता है, ये राज्य होता है। क्या होता है इसका मतलब, राज्य होता है। मतलब सिंपल सा है कि हमें राज्य क्या होता है इसको डिफाइन करना है पहले, कि राज्य किसको कहा जाता है ये डिफाइन करना है। तो राज्य किसको कहा जाता है डिफाइन कर लेंगे तो कुछ हद तक हमारे इनकी व्याख्या हमको मिल जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हमें पहले जानना है कि राज्य किसको कहा जाता है। अब समझो थोड़ा सा, आपका जो पृथ्वी है, थोड़ा सा कहानी समझना। आप बचपन में 10वीं 11वीं पढ़े होगे, 9वीं 10वीं, और 9वीं 10वीं जब पढ़े होगे तो सुने होगे कि पृथ्वी आग का गोला था। सुने थे ना, पृथ्वी आग का गोला था, भग 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 आगे बढ़ता था, बोलते हैं, है कि नहीं, बढ़ता था ना जी। छत्तीसगढ़ी में ऐसे बोलते हैं नहीं, भग 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 आगे बढ़ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो आग का गोला था मतलब वो आग की तरह जल रहा था पूरा पृथ्वी। धीरे धीरे वो आग की तरह जलते गया, वहां से भाप निकलते गया। भाप निकलने के साथ साथ कुछ वर्षों के बाद, कई अरबों साल के बाद, करोड़ों साल के बाद क्या हुआ, वायुमंडल का निर्माण हुआ। और वायुमंडल निर्माण होने के साथ साथ वो बारिश होने लगा, धीरे धीरे बारिश हुआ।
अब देखो बारिश हुआ धीरे धीरे, तो जो आग का गोला था पृथ्वी हमारा थोड़ा ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा होते गया। अरबों करोड़ों साल, अरब साल निकल गए, करोड़ साल निकल गए, बहुत समय लगा, धीरे धीरे बारिश होते गया, और एक समय ऐसे आया कि पृथ्वी पूरा ठंडा हो गया और पृथ्वी के 70% में क्या आ गया, पानी आ गया, और 30% में हम लोग रहते हैं। यही कहानी है, यही आप भी पढ़े, यही मैं भी पढ़ा हूं, और बाकी सब ये कल्पना है, कोई देखा तो है नहीं, ना आप देखे ना हम देखे हैं, ठीक है ना, तो उस समय आप थे ना तो हम थे। जैसे वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया ये आग का गोला था तो आग का गोला था, ऐसे बूझा है मतलब बूझा है, अब में हमने कोई मतलब नहीं है, बस ये जानते हैं कि आग का गोला था और धीरे धीरे ऐसे क्या हुआ है, बुझा है। अब जब आग का गोला बुझ गया, 30% भूमि बची और 70% में पानी रह गया, तो उस स्थिति में इस पृथ्वी की जब बात करते हैं तो इस पृथ्वी में अगर पहला जो कंपोनेंट है या तत्व है जो बोल सकता था, समझ सकता था, ऐसा कोई कंपोनेंट आया है तो वो आया है, क्या है, जनसंख्या। क्या आया है, जनसंख्या। पहला कंपोनेंट क्या आया है, जनसंख्या। जो बोल सकता था, समझ सकता था, जिसके अंदर इमोशन थे, भाव था, वो सब कौन थे, जनसंख्या था। जनसंख्या एक आया होगा, दो आया होगा, पहले अंडा आया कि मुर्गी आया उसको छोड़ो, लेकिन आया क्या, जनसंख्या। सर में जू कैसे आता है आज तक पता नहीं चला मुझे, आता है ना सर में जू, आता है ना, वैसी कोई ना कोई जनसंख्या आया होगा। एक जनसंख्या से क्या हुआ होगा, दो हुआ होगा, दो से चार, चार से आठ, धीरे धीरे जनसंख्या क्या हुआ होगा, बढ़ा होगा। समझ में आया बात। जैसे जनसंख्या बढ़ता है वैसे ही विचारधारा में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप भाई बहन और मम्मी पापा रहते हैं, दो भाई हैं एक बहन है और मम्मी पापा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे परिवार की दो महिलाएं आई, थोड़ा सा दिक्कत प्रारंभ, क्योंकि विचारधारा बदल गया। आप पांचों एक विचारधारा के थे, मम्मी पापा, दो भाई और एक बहन, विचारधारा क्या था, समान। शादी किए दोनों भाई, तो नया विचारधारा प्रवेश किया घर में, तो नया विचारधारा जब प्रवेश किया आपके घर में तो क्या होता है, पार्टीशन होता है ना, पार्टीशन। भाई संयुक्त परिवार आज के समय में थोड़ा सा तो कठिन है, वैसे ही जनसंख्या जब बढ़ा होगा, तो जनसंख्या धीरे धीरे जब बढ़ा तो इनके विचारधारा में भी क्या आया होगा, भेदभाव। जब विचारधारा में भेदभाव आया तो यही जनसंख्या ने किया कि अपने अपने विचारधारा के साथ इन्होंने भूमि का बंटवारा कर दिया। दूसरा चीज क्या कर लिया इन्होंने, भूभाग का बंटवारा, और इसी के आधार पर क्या बना होगा, देश बना होगा, बना होगा ना, भारत ऐसी देश बना होगा। एक विचारधारा कि एक विचारधारा वाले भारत बन गए, एक विचारधारा वाले चीन बन गए, एक विचारधारा वाला अमेरिका बन गया, ऐसा पार्टीशन हुआ होगा धीरे धीरे। तो यही जनसंख्या ने इसी जमीन का क्या कर लिया, बंटवारा। दूसरा क्या चीज हुआ उसका, भूभाग। भूभाग में क्या हुआ, परिवर्तन। अब एक देश बन गया पूरा, भारत एक देश बन गया। अब यहां क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। जैसे आप घर में स्वतंत्र हो गए तो जब मर्जी तब घर जाते हैं, जैसे घर में किसी का कंट्रोल होना चाहिए, मम्मी या पापा का, जो 9-10 बजे फोन करे कहाँ हो आप, अगर नहीं किए तो आप 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, या तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे घर पहुंचेंगे। किसी ना किसी क्या होना चाहिए, नियंत्रण। तो देश में लोगों के बीच नियंत्रण नहीं था। भारत क्षेत्र में बंटवारा तो हो गया, लेकिन इस क्षेत्र में एक एक विचारधारा के लोग रह रहे हैं, सब स्वतंत्र हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। तो जनसंख्या ने कहा ऐसे में काम नहीं चलेगा। तो कैसे में काम चलेगा, हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण होना चाहिए। अगर हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण होगा तब हम सभ्य तरीके से रह सकते हैं। एकाएक नहीं हुआ होगा ना, समय लगा होगा सब। अब इन्हीं जनसंख्या ने अपने ऊपर शासन करने के लिए एक संस्था चुना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकार। ऐसी हुआ होगा, पहले आया जनसंख्या, फिर उन्होंने अपना क्या कर लिया, भूभाग का बंटवारा, और अपने ऊपर शासन करने के लिए हमने क्या चुन लिया, सरकार। हमारे ऊपर शासन करते हैं ना विष्णुदेव साय जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऊपर ही शासन कर रहे हैं। हम जनसंख्या है, हमारा एक भूभाग है, और उस भूभाग में नियंत्रण करने का अधिकार हमने किसको दिया है, सरकार को। जिसमें भारत को भूभाग पर नियंत्रण कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी, केंद्र की सरकार। और राज्य में कौन करते हैं, विष्णुदेव साय जी, मतलब राज्य की सरकार। अब सरकार बना दी हमने। अब सरकार बनाने के बाद हमने कहा कि भैया हम हमारे ऊपर क्या करोगे, नियंत्रण। अब वो सरकार कहता है कैसे करूंगा, कुछ ना कुछ हमें शक्ति आप दो। भाई मुझे बना दिए हो, आप मेरा क्या हो, लीडर हो, लेकिन मेरा बात सुन ही नहीं रहे हो, काम कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ शक्ति दो आप, तब हम आपके ऊपर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो सरकार ने जब शक्ति मांगा तो यही जनसंख्या ने उसको क्या शक्ति दे दी, संप्रभुता की शक्ति दे दी। कौन सी शक्ति दे दी, संप्रभुता। संप्रभु बना दिया सरकार को।
संप्रभु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या संस्था जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो। देश के अंदर के मामले हो या देश के बाहर के मामले हो, वो दोनों के निर्णय लेने में अगर कोई देश या संस्था या कोई व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा कहा जाता है, संप्रभुता देश या संप्रभु देश कहा जाता है। जैसे मैं मेरे घर के बारे में 2 कमरा है, मान लो उसको 3 कमरा करना है, तो अपने पड़ोसी से नहीं पूछूंगा, अपने मर्जी से कर सकता हूं। मुझे कहीं छत के ऊपर घर बनाना है, ये मेरा बाहरी मामला है, तो मैं अभी पड़ोसी से नहीं पूछूंगा, अपने मर्जी से कर लूंगा। या मुझे रायपुर में कहीं जमीन लेना है, तो मैं अपने मर्जी से ले सकता हूं, मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं क्या कहलाऊंगा, संप्रभु। वैसे ही देश संप्रभु होता है अगर वो देश क्या हो, आंतरिक मामले में, बाह्य मामले में। जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमें हमला करना है, तो हमें चीन से पूछ के करेंगे क्या, अपने मर्जी से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ को 2 टुकड़े में तोड़ना है, अपने मर्जी से तोड़ सकते हैं। किसी का अमेरिका से पूछ के करेंगे, छत्तीसगढ़ के 2 भाग करना है, एक बनेगा सरगुजा राज्य, दूसरा बनेगा बस्तर राज्य, पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे ना। तो ये हमारा कौन सा मामला हुआ, आंतरिक मामला। तो जो भी देश, सरकार या संस्था जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या होता है, सक्षम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, संप्रभुता या संप्रभु देश कहलाता है। याद रखना, पहले अगर बात करते हैं तो इस पृथ्वी में पहला कंपोनेंट क्या आया, जनसंख्या, दूसरा क्या आया, भूभाग, तीसरा क्या आया, सरकार, और चौथा क्या आता है, संप्रभुता। अगर कोई भी स्थान, वो छोटा क्षेत्रफल हो या बड़ा क्षेत्रफल हो या विशाल क्षेत्रफल हो, उससे मतलब नहीं है। कोई भी क्षेत्रफल पर ये चारों तत्व एक साथ आपको जहां भी दिख जाए, वो सब क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य। अगर ये रूम के अंदर भी ये चारों तत्व आपको देखने को मिलेंगे, तो क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। और राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। पचर्रा पड़ गया पूरा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है व्यापम में कि भैया राज्य के कितने तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, 4। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभु। अब जहां भी ये चारों तत्व एक साथ आपको देखने को मिल गया, वो सब क्षेत्र क्या कहलाएगा, आपका राज्य कहलाएगा। तो भारत भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है। अमेरिका भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है। पाकिस्तान भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है। पहले तो मन से यह हटा दो कि छत्तीसगढ़ ही राज्य है क्या, भारत भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है। समझ में आया बात। चाइना भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, क्योंकि इसमें चारों तत्व आपको देखने को मिलते हैं। भारत के जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें आपको 4 तत्व देखने को मिलते हैं ना। भारत का एक जनसंख्या है, भारत का अपना एक क्या है, भूभाग है, भारत की एक सरकार है, और सरकार कैसा है, संप्रभु है। तो ये 4 तत्व हैं। तो ये 4 तत्व जहां भी आपको देखने को मिलेगा, वो सब क्षेत्र क्या कहलाता है, आपका राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, राज्य। याद रखना, क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो उससे हमें मतलब नहीं है, वो चारों तत्व का होना आवश्यक है। जैसे नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके राज्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, राज्य। क्लियर, बड़े आंखें। अभी भी कोई डाउट है यहां तक, तो ध्यान रखना, राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राज्य के कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व। रात को अगर 12 बजे कोई पूछे तो याद रहना चाहिए, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये 4 तत्व जहां भी पाए जाएंगे क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। क्लियर, चलिए समझिए। अब हमने राज्य किसको कहा है, किसी एक क्षेत्रफल को हमने क्या कहा है, राज्य, जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं। कोई भी एक क्षेत्रफल होगा जिसमें 4 तत्व क्या है, पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या कहा है, राज्य कहा है। क्या कहा है, राज्य। जो हमने कहा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कहा एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल को हमने क्या कहा है, राज्य कहा है। अब समझिए, इस राज्य पर, ये जो राज्य कहे हैं, इस राज्य को कैसा चलाया जाना चाहिए या कैसे चलाया जाता है, इस राज्य को कैसा चलाया जाता है या कैसा चलाना चाहिए, वो सब हम पढ़ते हैं कहां, वो हम पढ़ते हैं पॉलिटी में। कहां पढ़ते हैं हम, पॉलिटी में, राज्य व्यवस्था में। एक क्षेत्र है जिसको हमने क्या कहा है, राज्य कहा है। अब उस राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी, जैसे आपने घर कहा, तो घर की कुछ व्यवस्था होगी। हमने एक क्षेत्र को क्या कहा है, राज्य कहा है,
तो उस राज्य की व्यवस्था क्या होगी, कैसे उसमें शासन चलेगा, कितने दिन का शासन होगा, कोई शासन में जो मुखिया होगा उसको कैसे चुना जाएगा, ठीक है, कितने दिन के लिए वो मुखिया बन सकता है, क्या 5 साल के लिए बनेगा कि 6 साल के लिए बनेगा कि पूरा अनिश्चित काल के लिए बनेगा, कि राजा होगा क्या मुखिया, कि हम चुनेंगे मुखिया, ये जो व्यवस्था है, तो व्यवस्था के बारे में कहां पढ़ाया जाता है, राज व्यवस्था में। मतलब इस क्षेत्र को हमने क्या कहा है, राज्य, और इसी राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी उसको कहां पढ़ाया जाता है, राज व्यवस्था में। समझ में आया बात। मतलब भारत की भी एक व्यवस्था होगी कि भारत कैसे चल रहा है, और उसी चीज को हमें पढ़ना है कि भारत कैसे चल रहा है, क्योंकि भारत भी क्या है, राज्य है, और राज्य की व्यवस्था पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, राज व्यवस्था, कि राज्य की व्यवस्था कैसे चल रही है हमारा। समझ में आया बात यहां तक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। राज्य किसको कहते हैं, जहां 4 तत्व होंगे उसको। तो एक क्षेत्रफल है जिसको हमने क्या कहा है, राज्य कहा है। अब इस राज्य की व्यवस्था कैसे की जाती है वो कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। क्लियर हुआ बात। अब व्यवस्था कई प्रकार का है, व्यवस्था क्या है, कई प्रकार का है। जैसे व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो व्यवस्था जब देखेंगे आप तो व्यवस्था कई प्रकार का है। जैसे सुने होंगे लोकतंत्र है, सुने है ना, धर्मतंत्र है, गणतंत्र है, कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र, ये सब व्यवस्थाएं हैं। किसी भी राज्य को चलाने के सब क्या है, व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था है, देखेंगे आप तो आपको एक नया व्यवस्था देखने को मिलेगा, संसदीय व्यवस्था देखते हैं आप, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था देखने को मिलता है आपको। ये सब क्या है, व्यवस्थाएं हैं। कहीं धर्मतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं गणतंत्र है। मतलब व्यवस्था कई प्रकार के हैं विश्व में। कोई अपना राज्य को राजतंत्र के अनुसार चला रहा है, कोई अपने राज्य को कुलीन तंत्र के अनुसार चला रहा है, कोई अपने राज्य को गणतंत्र के हिसाब से चला रहा है, कोई अपने राज्य को धर्मतंत्र के अनुसार चला रहा है, कोई अपने राज्य को लोकतंत्र के हिसाब से चला रहा है, कोई अपनी व्यवस्था संसदीय व्यवस्था रखा है, कोई अपनी व्यवस्था अध्यक्षीय व्यवस्था रखा है। मतलब हमारे सामने कई प्रकार की क्या है, व्यवस्थाएं हैं। कई प्रकार का क्या है, व्यवस्था है। हम सब व्यवस्था तो नहीं अपना सकते ना। मतलब सिंपल सी बात है, व्यवस्था एक क्षेत्र का जो है, एक क्षेत्रफल है, उसकी कोई अपनी एक व्यवस्था होगी। भारत की व्यवस्था हमने कुछ ना कुछ चुना होगा, ठीक। वो सब बताऊंगा जी, गोपी सागर जी, लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र सब बताऊंगा, सबका परिभाषा बताऊंगा आपको किसको क्या कहते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, 2-4 दिन मुझे समय दे दो बेसिक क्लियर करते तक, फिर मैं आपका क्लियर करूंगा जो डाउट है, ये सब बताऊंगा मैं सब। दोनों अलग अलग चीज है, गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों अलग अलग चीज है, ठीक। अब देखो, इस क्षेत्र की व्यवस्था बताया, जिसको क्षेत्र को हमने क्या कहा है, राज्य कहा है। कहोगे नो नहीं हो, कर दो मैडम। ठंडी लग रहा है कि उड़ जा रहा है, हो गया। इधर देखो, अब देखो, इस क्षेत्र को हमने क्या कहा है, राज्य। और इसी राज्य की व्यवस्था कैसे की जानी है वो कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। व्यवस्था भी कई प्रकार के हैं, और उन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा व्यवस्था कौन है और उसकी हानि लाभ विशेषता, उस सब का जब अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका राजनीति विज्ञान कहलाता है। अगर आप राजनीति विज्ञान में एमए करेंगे तो केवल और केवल क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि विश्व में जितने प्रकार की व्यवस्थाएं हैं उसकी लाभ क्या है, हानि क्या है, उसकी विशेषता क्या है, किस देश को कौन सा व्यवस्था अपनाना चाहिए, कौन से देश को कौन सा व्यवस्था नहीं अपनाना चाहिए, वो केवल और केवल अध्ययन मात्र का विषय होता है। कौन सा, राजनीति विज्ञान। समझ में आया बात। व्यवस्था कैसे की जानी है वो कहां पढ़ते हैं, राज व्यवस्था में। और व्यवस्था बहुत प्रकार के हैं, और सब व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। मतलब व्यवहारिक तौर से लागू किस में होता है, राज व्यवस्था में, लेकिन केवल अध्ययन मात्र का विषय कौन सा है, राजनीति विज्ञान। व्यवस्थाएं बहुत प्रकार के हैं, उन व्यवस्थाओं में किस व्यवस्था का लाभ और हानि है उसका केवल जब अध्ययन करते हो क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। क्लियर हुआ बात। दूसरा चीज, अब राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर लिया कोई, अब उसके बाद उसको पता चला कि हमारे देश की व्यवस्था ये है, कोई भी व्यवस्था है। अब उस व्यवस्था में वो आपके ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति बनना चाहता है, क्योंकि जनता ने क्या चुना है, जनसंख्या ने अपने ऊपर शासन करने के लिए सरकार चुना है। कोई पढ़ लिया राजनीतिक ज्ञान, उसके बाद चाहता है कि मैं जनसंख्या के ऊपर क्या करूं,
शासन करूं। जब राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर लिया और राजनीति विज्ञान के बाद क्या करता है, वो चाहता है कि मैं जनता के ऊपर क्या करूं, शासन करूं। तो राजनीति विज्ञान के सभी ज्ञान को वो अपने ऊपर विस्तार करता है। क्या करता है, विस्तार, एप्लीकेबल करता है। उसका एप्लीकेशन जब होता है किसके ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, तो वो कहलाता है राजनीति। वो क्या कहलाता है, राजनीति। सुने हो ना, ये राजनीति कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आपका शासन करना चाहता है आपके ऊपर। कोई पार्षद बनना चाहता है तो पार्षद भी आपके ऊपर क्या कर रहा है, शासन। कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है आपके ऊपर क्या कर रहा है, शासन। उन्होंने राजनीति विज्ञान का विस्तार किया है अपने ऊपर। क्या किया है, विस्तार किया है। तो जब कोई व्यक्ति राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन अपने ऊपर कर लेता है, अप्लाई अपने ऊपर कर लेता है, तो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। कहीं सुने होंगे सरपंच बनने वाले राजनीति कर रहे हैं, अब सुने होंगे ना, कोई विधायक का चुनाव ये राजनीति करना सीख गया है। मतलब यह है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को अपने ऊपर क्या कर लिया है, विस्तार कर लिया है। क्या चाहता है वो, कि आप ऊपर क्या करें, वो शासन करना चाहता है। और जब वो शासन करने के ऊपर विस्तार करते हैं अपने आप को, तो क्या कहलाता है, वो राजनीति कहलाता है। तीनों शब्द में कोई डाउट है बताओ, ये तीन शब्द हैं। एक है कौन सा, पॉलिटी, जिसको कहते हैं राज व्यवस्था। जिस क्षेत्र को आपने क्या कहा है, राज्य कहा है, और राज्य के लिए कितने तत्व चाहिए, चार तत्व। चार तत्व जहां भी होंगे वो क्या कहलाएगा, राज्य। उस राज्य की व्यवस्था कैसे की जानी हो, कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। और राज व्यवस्था में व्यवस्थाएं कई प्रकार के हैं, उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, राजनीति विज्ञान। और जब राजनीति विज्ञान का लोगों के ऊपर विस्तार होता है तो क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है, राजनीति। क्लियर हुआ बात। ये पेपर में नहीं आएगा आपका, लेकिन आपको ज्ञान चेपने का काम आएगा। यही मोहल्ले में बैठे हो, पूछते हैं ना क्या कर रहे हो, ठीक है, तो बोलते हैं पीएससी तैयारी। एक साल तो एकदम अच्छा लगता है बोलने में कि पीएससी का तैयारी कर रहे हैं। 2 साल होने के बाद पता चलता है क्योंकि आपका निकला भी नहीं है। और फिर आपको जो पूछा जाएगा ना, वो टोंट मारना बोलते हैं उसको। पूछा नहीं जाता आपसे, क्या किया जाता है, टोंट मारा जाता है। हम भी गुजरे हैं ना जी, तो ऐसी होता है। तो आपको कहीं 4 जन बैठे हो तो पूछा, तो ज्ञान चेपने का काम आएगा। ठीक है, कि राजनीति क्या है, राज व्यवस्था क्या है, और राजनीति विज्ञान क्या है। समझ में आया बात। एग्जाम में थोड़ी पूछेगा आपका प्री में। दूसरा, ये तीनों शब्द में कोई डाउट है, नहीं। चलिए अब समझिए, अब समझिए, जब बात करते हैं किसी भी चीज का व्यवस्था करना है आपको, किसी भी चीज का क्या करना है, व्यवस्था। क्या करना है आपको, किसी भी चीज का व्यवस्था। हर व्यवस्था के लिए एक नियम और कानून होना चाहिए। जैसे शादी वादी भी करते हो तो उसकी एक व्यवस्था होती है ना, और व्यवस्था के लिए आप नियम बना देते हो। 8 बजे नाश्ता लगेगा मतलब 8 ही बजे लगेगा, ये नियम बन गया। 12 बजे खाना लगेगा मतलब 12 बजे ही खाना लगेगा। शादी की भी ये व्यवस्था है। तो व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, हमेशा नियम और कानून। नियम और कानून चाहिए। समझ में आया बात। अब सिंपल सी बात है, आपको जिस क्षेत्र को आपने क्या कहा है, राज्य, उसकी व्यवस्था चलाना है तो उसके लिए भी नियम और कानून चाहिए ना। मतलब देश को आपने क्या कहा है, राज्य कहा है। भारत को आपने क्या कहा है, राज्य। और इसकी भी क्या चलानी है, आपको व्यवस्था चलानी है। तो व्यवस्था के लिए भी नियम और कानून चाहिए। जैसे भाई आपके घर की भी व्यवस्था है ना, जिसको आप चला रहे हैं। मतलब 7 बजे उठ जाना है, 9 बजे नाश्ता मिलेगा, फिर 10 बजे तक अपने काम धाम में चल देना है। जो नई काम धाम करते हैं, मोबाइल चलाएगा वाईफाई में, ठीक है, रील देखेंगे। अपनी एक क्या है, व्यवस्था है। अपनी क्या है, व्यवस्था है। कोचिंग की भी अपनी एक व्यवस्था है। सुबह 7 बजे कोचिंग खुलेगा, 7:30 से 10:30 एक क्लास लगेगा। फिर उसके बाद दोपहर को क्लास चलेगा 11 से 2। उसके बाद शाम की क्लास चलेगी 5:30 से 8:30। सबकी एक अपना व्यवस्था है। और व्यवस्था के लिए क्या है, नियम और कानून है। तो देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए नियम और कानून भी चाहिए ना। जी भैया, इस राज्य को चलाने के लिए मैं बोला कि इस राज्य को कहा है, तो इस राज्य को कैसे चलाया जाएगा, कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। अब सिंपल सी बात है, व्यवस्था का मतलब क्या है, व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, नियम और कानून। और ये नियम और कानून इस देश को चलाने के या राज्य को चलाने के लिए जो नियम और कानून का जो पुस्तक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं, संविधान। इस देश को चलाने के लिए नियम और कानून का एक पुस्तक बना है, उस पुस्तक का नाम क्या है, संविधान है। समझ में आया बात यहां तक। हमने इस भारत पूरे क्षेत्र को क्या कहा है, राज्य। और उस राज्य की व्यवस्था कैसे की जानी हो, कहां पढ़ाया जाएगा, राज व्यवस्था में। लेकिन व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, नियम और कानून चाहिए। और नियम और कानून को जो हमारे यहाँ एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या रखा गया है,
संविधान रखा गया है। क्या रखा गया है? संविधान। मतलब भारत के देश की व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम और कानून का संग्रह है, उसको हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। चारों शब्द में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी में कमी है तो अभी बता दो, और परेशानी दूंगा। इसमें भारी भारी शब्द आएंगे, पहली बार पढ़ रहे हो जी। हमारे शिक्षा में थोड़ा सा कमी यह है कि हमारे शिक्षा में संविधान या राज्य व्यवस्था के बारे में कोई उल्लेख है ही नहीं। हमने पहली बार संविधान का नाम सुना है कि नहीं? जो पहली बार सुना थोड़ी नहीं हो, है पहली बार नाम सुने हैं, थोड़ा समय लगेगा, नया चीज है। चल घोड़ा टिंगी टिंग वाला काम चलेगा भी, धीरे 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 चलेंगे। नया सब्जेक्ट है, अभी इतिहास रहता तो पढ़ के आए हो आप लोग, मुगल साम्राज्य, बाबर, हुमायूं, नाम सुने हो, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कौन सा आपका? संविधान। क्योंकि आसपास जो हो रहे हैं वो सब कहाँ लिखा है? संविधान में। आज यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी कहाँ लिखा है? संविधान में। क्योंकि संविधान के अनुसार ही पूरा देश चल रहा है। एक एक चीज, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, कोई भी हो, ये संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सबसे ऊपर क्या है? संविधान। और वही सर्वोपरि है। उसी के अनुसार आप बैठे हो, इसी के अनुसार आप सोते हैं, उसी के अनुसार खाते हैं, उसी के अनुसार पीते हैं, उसी के अनुसार पढ़ते हैं, लिखते हैं, घूमते हैं, सब कहां लिखा है आपका? संविधान में। समझ में आया बात? तो ये चार शब्द हैं, चार शब्द में कोई दिक्कत है बताइए, आगे बढ़े। किसको? हाँ, राजनीति को कि राजनीति विज्ञान को? चलिए थोड़ा देखेंगे, ये समझ में आया आपको? हमने चार तत्व होंगे, वो क्या कहलाएगा? राज्य। मतलब राज्य किसको कहा है हमने? एक क्षेत्र को। और इस क्षेत्र की व्यवस्था कैसे की जानी हो, कहां पढ़ाया जाएगा? राज्य व्यवस्था में। कहां पढ़ाया जाएगा? राज्य व्यवस्था में। अब राज्य व्यवस्था में व्यवस्थाएं कई प्रकार का है। उन व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा या बुरा व्यवस्था का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। कोई व्यक्ति राजनीति विज्ञान पढ़कर उसमें शामिल हो जाता है, क्या हो जाता है? शामिल। आजकल के युवा नेता बिना पढ़े शामिल हो गए, ठीक है? आजकल के जो युवा नेता हैं कैसे होंगे? बिना पढ़े। अगर उसको पढ़कर कोई उसमें क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? राजनीति। जब आपके ऊपर वो शासन करने के लिए तैयार होने का कोशिश करता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है? राजनीति कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति। क्लियर? ठीक, चलो बात करते हैं किसका? संविधान का। किसका बात कर रहे हैं? संविधान। 3-4 दिन केवल अभी इंट्रोडक्शन ही चलेगा, सिलेबस आगे आएंगे हम। संविधान की जब बात करते हैं, संविधान को दो भागों में आप तोड़ सकते हैं, संधि विच्छेद करेंगे तो सम धन विधान बनेगा। क्या बनेगा? सम धन विधान। संविधान का अगर संधि विच्छेद का आप करेंगे तो क्या बनेगा? सम धन विधान। अब देखो, सम धन विधान का सम का बनता है, इसका मतलब होता है समान। इसका क्या होता है? समान। विधान का मतलब होता है विधि। इसका मतलब क्या होता है? विधि। विधि को हम लोग कहते हैं नियम व कानून। नियम व कानून कहलाता है। विधि का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। संविधान को दो भागों में तोड़े, सम धन विधान। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है विधि, नियम और कानून होता है इसका। विधि का मतलब क्या होता है? नियम और कानून। मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब होता है समान नियम व कानून का जो भी संग्रह है। क्या है? समान नियम और कानून का जो भी हमारे देश में क्या है? संग्रह है। डेमो के दिन आपसे काम करा दिया गया, ठीक है? इसलिए वहां नहीं बैठना है। ठीक है मैडम, अब कहां बैठना है? आगे, क्योंकि वो लाइट का बटन है या बोर का होगा। ठीक, समान नियम और कानून का जो भी हमारे यहाँ संग्रह है, उस संग्रह का जो पुस्तक है, संग्रह का क्या है? पुस्तक। मैं बताया ना आपको, हमारे यहाँ समान नियम और कानून का एक संग्रह का क्या है? पुस्तक। उसी पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान। याद रखना, समान नियम और कानून का संग्रह हमारे यहाँ क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। उस सब के लिए समान नियम और कानून है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, या चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उससे हमें मतलब नहीं है। समान नियम और कानून का जो पुस्तक है हमारे देश में, वही हमारा क्या कहलाता है?
संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान। क्लियर बात? समझना। अब पढ़े होगे आप लोग कि सर संविधान तो लिखित और अलिखित दोनों होता है, कहीं ना कहीं पढ़े होगे ना? नहीं सुने हो आज तक? सुने हो ना? कौन से देश का संविधान अलिखित कहलाता है? कौन से देश के संविधान को अलिखित कहते हैं? ब्रिटेन। कौन बोला? तीन चार हम मारोगे तो एक तो लगेगा ही, है नहीं? है ना? एक तो कहीं ना कहीं लगेगा ना का। ठीक, तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित। सुने होगे, पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े तो बता देता हूं। लिखित और अलिखित दोनों प्रकार के संविधान होते हैं, ये बोला जाता है। ये भारत की संविधान है। ये क्या है? भारत का संविधान। कौन इसको बिना लिखे याद कर सकता है बताओ? एक व्यक्ति चलो याद कर लिया, लाइन टू लाइन याद हो गया उसको, लेकिन मर गया तो मरेगा ना वो? मर तो है ही नहीं कोई, फिर उसके बाद कोई ना कोई फिर चाहिए, फिर जो इसको याद कर ले। एक पेज को मैं एकदम वर्ड टू वर्ड याद करूं बोलूंगा तो आदमी का, व्यक्ति का याद होगा नहीं, उसका हाथ खराब हो जाएगा। तो इतने सारे पेज हैं, इतना सारा शब्द है, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, तो याद करके रख सकता है क्या? नहीं रख सकता ना। लेकिन लिखित और अलिखित दोनों होता है। तो कैसे लिखित और अलिखित होते हैं, ध्यान देना। किसको लिखित और अलिखित कहते हैं समझना। संविधान, एक कौन सा संविधान कहते हैं आप? लिखित संविधान। और दूसरा क्या कहते हैं आप? अलिखित संविधान। रिटर्न और अनरिटर्न संविधान के नाम से आप जानते हैं। एक तो प्रश्न पूछ रहा हूं, मेरे को उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे, भारत आजाद कब हुआ है? 15 अगस्त 1947। ये तो पता है ना? पक्का श्योर ना? गुरुवार का दिन था, ठीक है, ये पता है, गुरुवार का दिन था, पता था ना? हाँ। भारत के संविधान कब लागू हुए हैं? बना है उस दिन, आप बोले वो उस दिन लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 के बन के रेडी हुआ है। नियम और कानून का जो पुस्तक है कब बन के रेडी हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन बना कब है, लागू कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। अब इससे पहले, आजादी से पहले हमारे देश में संविधान नहीं था, तो क्या हमारा देश नहीं चलता था? चलता था ना। हमारे दादा के पापा लोग रहे होंगे ना उस समय, वही एक पीढ़ी है कि और दूसरा आया है, दादा के पापा ही लोग रहे होंगे, तो क्या उनकी व्यवस्था नहीं थी? क्या व्यवस्था थी ना? नहीं थी। लेकिन उस समय भी नियम और कानून था। जब देश आजाद नहीं हुआ था तो हमारे देश में नियम और क्या था? कानून था। बिना नियम और कानून के कोई भी देश की व्यवस्था नहीं चल सकती है। तो सिंपल सी बात है, उस समय भी नियम और कानून थे, लेकिन उस समय जो नियम और कानून थे वो सब नियम और कानून टुकड़ों में थे। टुकड़ों में कहने का मतलब यह है कि जरूरत के हिसाब से बनाया गया, अलग अलग समय में बनाया गया। बोला गया कोई कानून था 1773 का कानून था, कोई 1784 का कानून था, कोई 1813 का कानून था, कोई 1833 का कानून था। जब जरूरत पड़ा तो ऐसे एक एक कानून बनाए गए, और कानून कैसे थे? टुकड़ों में थे। कोई एक ही जगह कानून नहीं था, सब कानून आवश्यकता अनुसार बनाए गए और अलग अलग क्या थे? टुकड़ों में थे। और उसी कानून के अनुसार हमारे देश का क्या चल रहा था? संचालन चल रहा था, देश की व्यवस्था उसी चल रही थी। जब देश आजाद हुआ, हमारा देश क्या हुआ? आजाद। जब आजाद हुआ तो उन्होंने कहा जो टुकड़ों में कानून है वो हमें एक जगह चाहिए, हमें अलग अलग जगह नहीं चाहिए। जो नियम और कानून है हमारे देश में, जो कैसे हैं? टुकड़ों में है, वो कानून हमें एक जगह चाहिए। तो एक जगह करेगा कौन? तो भारत ने डिसाइड किया इसके लिए हम एक समूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समूह। एक समूह बनेगा भारत देश में, और वो समूह को नाम दिया गया संविधान सभा। क्या नाम दिया गया? संविधान सभा। एक समूह होगा, समूह का मतलब होता है लोगों का एक ग्रुप होगा, ठीक, लोगों को मिलकर एक, जब सब लोग मिल गए थे क्या कहलाएगा? समूह कहलाएगा। तो बोला कि हमारे देश में जो नियम और कानून है, नियम और कानून है, उसको हमें एकत्रित करना है, एक ही जगह रखना है, अलग अलग जो टुकड़ों में क्या करना है?
एक ही जगह करना है, और एक ही जगह करने के लिए एक क्या निर्माण किया जाएगा बोलता है, समूह का, और उस समूह का नाम क्या दिया गया, संविधान सभा। जिस देश ने अपने नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए किसका निर्माण किया, संविधान सभा का, और उस संविधान सभा ने अपने नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। क्या कर दिया, एकत्रित। तो जिस देश ने भी संविधान सभा बनाया और अपने नियम और कानून को क्या कर दिया, एक जगह एकत्रित या कंपाइल कर दिया, वो सब देश के संविधान कौन से संविधान कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिखित। भारत के पास भी पहले नियम और कानून थे, लेकिन ये नियम और कानून लिखे हुए भी थे, लेकिन कैसे थे, टुकड़ों में थे। अब ये नियम और कानून कैसे हो गए, एक ही जगह हैं। तो जिस देश ने भी संविधान सभा बनाया अपने नियम और कानून को एकत्रित करने हेतु, और उन्होंने एकत्रित कर दिया, वो सब देश के संविधान कौन सा संविधान कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। समझ में आया बात, ठीक। तो लिखित संविधान होता क्या है, तो जिस देश ने भी किसका निर्माण किया है, संविधान सभा का, किसका निर्माण किया है, संविधान सभा का, और संविधान सभा ने क्या किया, नियम और कानून को, नियम और जो कानून है उसको एक जगह क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। तो ऐसे करने वाले देश, सब देश के संविधान क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। सब देश के जो जिन्होंने संविधान सभा का निर्माण किया और जिन्होंने नियम और कानून को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया, वो सब देश के संविधान क्या कहलाता है, लिखित संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका ने संविधान सभा बनाया, वैसे भारत ने संविधान सभा बनाया, वैसे ही पाकिस्तान ने संविधान सभा बनाया, वैसे ही नेपाल ने संविधान सभा बनाया। ये सब देश के संविधान क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए किसका निर्माण किया है, संविधान सभा का। और संविधान सभा का मतलब क्या होता है, समूह। क्या होता है, समूह, लोगों का एक समूह जिन्होंने निर्माण किया, जिसको हमने नाम क्या दिया, संविधान सभा। और उस संविधान सभा ने क्या किया है, जितने भी नियम और कानून थे पहले देश में, उस सबको एक जगह एकत्रित कर दिया है। इसलिए उस देश के संविधान क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लिखित संविधान। क्लियर। चलो, ऐसा देश जिन्होंने आज तक अपने नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए किसका निर्माण नहीं किया है जी, संविधान सभा का। आज तक इन्होंने अपने नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए संविधान सभा का क्या नहीं किया, निर्माण नहीं किया है। आज भी ऐसा देश है जिसके नियम और कानून कैसे हैं, टुकड़ों में है। कैसे है नियम और कानून, टुकड़ों में है। अपने देश का संचालन या व्यवस्था आज भी वो रूढ़ी और प्रथा के अनुसार चला रहे हैं। कुछ रूढ़ी है, कुछ प्रथा है, पुराने रूढ़ी या प्रथा हैं, उनके अनुसार अपने देश का क्या कर रहे हैं, वो संचालन कर रहे हैं। तो ऐसे देश के संविधान क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं, जिन्होंने आज तक किसका निर्माण नहीं किया है, संविधान सभा का। आज भी उसके नियम और कानून कैसे हैं, टुकड़ों में है। साथ ही साथ अपनी व्यवस्था कैसे चला रहे हैं, कुछ रूढ़ी और प्रथा के अनुसार। तो ऐसे देश के संविधान क्या कहलाते हैं, आपके अलिखित संविधान कहलाते हैं। जिसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन, जिन्होंने आज तक संविधान सभा नहीं बनाया है। दूसरा आप देखते हैं सऊदी अरब, ये भी आज तक अपने संविधान सभा का निर्माण नहीं किए हैं। ऐसी देखते हैं न्यूजीलैंड, इन्होंने आज तक संविधान सभा का निर्माण नहीं किया है। कनाडा, इन्होंने भी आज तक संविधान सभा का निर्माण नहीं किया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये सब देश के संविधान क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब देश के संविधान अलिखित संविधान कहलाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर, किसको लिखित और किसको अलिखित कहा जाएगा। लिखित उसको कहा जाएगा जिन्होंने संविधान सभा बनाया, अपने नियम और कानून को एक जगह एकत्रित कर दिया, कंपाइल कर दिया, वो सब देश के संविधान क्या कहलाएंगे, लिखित संविधान। जिन्होंने आज तक संविधान सभा का निर्माण नहीं किया और आज तक उन्होंने नियम और कानून टुकड़ों में है, साथ ही साथ उनकी व्यवस्था रूढ़ी और प्रथा के अनुसार चल रही है, वो देश के संविधान क्या कहलाते हैं, अलिखित संविधान कहलाते हैं। जिसके आपको एग्जांपल बता दिया हूं, ये चार ही हैं विश्व में, क्या हैं, ये चार ही हैं। थोड़ा ध्यान रखना, सब ब्रिटेन बस को जानते हो, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर बात, क्लियर। चलिए चलिए, सबसे पुराना
लिखित संविधान, सबसे पुराना क्या लिखित संविधान किसका है? तो सबसे पुराना लिखित संविधान की बात करते हैं तो ये है अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना संविधान किसका है लिखित रूप से, किसका है? अमेरिका का। दूसरा अगर बात करते हैं तो सबसे नया लिखित संविधान, लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान ये है आपका नेपाल का। किसका है? नेपाल का। ये थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे नया किसका है? नेपाल का। सबसे पुराना किसका है? अमेरिका का। ठीक। उसके बाद सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है जी? हाँ बढ़िया, किसका है? भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा लिखित संविधान, सबसे छोटा किस लिखित संविधान, इसमें दो लोग का नाम आता है, एक आता है अमेरिका का, इसका भी सबसे क्या है? छोटा है। और दूसरा अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में रहेगा मोरक्को, तो मोरक्को लगा देना, दोनों में से कोई रहेगा ऑप्शन में एक, तो मोरक्को और अमेरिका दोनों के संविधान सबसे क्या है? छोटे हैं। एक में कम है और एक में वर्ड कम है। ठीक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पुराना लिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो किसका है? अमेरिका का। सबसे नया लिखित संविधान की बात करते हैं किसका है? नेपाल का। सबसे बड़ा लिखित संविधान की बात करते हैं भारत का, और सबसे छोटा लिखित संविधान की बात करते हैं कौन है? अमेरिका या मोरक्को। क्लियर बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ऑनलाइन वाले मन लगा टोटिया हो, कोई परेशानी में कमी? हाँ उसका सब लिखित है, मतलब हाँ सब लिखित, मतलब कितना सारा बताता, जो नहीं है कभी कभी जो नहीं है उसको बता दो, फिर क्लियर हो जाता है कि नहीं? मुझे अगर घड़ी चौक बताना है, रास्ता दो है तो इधर घड़ी चौक नहीं है तो समझ जाओगे ना, इधर घड़ी चौक है, रास्ता दो ऐसे मान लो, पूछ रहे हैं घड़ी चौक किधर है तो मैं बताऊंगा इधर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? घड़ी चौक इधर है ना, तो आप इधर जा सकते हैं, मामला है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखो, कोई देश या राज्य कितने प्रकार से हो सकते हैं? देखिए राज्य मतलब क्या होता है जी? जिसमें चार तत्व हो। कितने तत्व? चार। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये एकदम याद ही रखना है, ठीक है? देश और राज्य की बात करते हैं तो ये चार प्रकार से हो सकते हैं, या हो सकते हैं क्या, होते ही हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के। एक होता है संप्रभु राज्य, जो अभी आपको बताया हूं। कौन सा राज्य? संप्रभु, बताया हूं कौन होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो उपनिवेश राज्य, उपनिवेश। तीसरा अगर बात करते हैं तो औपनिवेशिक, निवेशिक राज्य। और चौथा अगर बात करते हैं तो संरक्षित राज्य। ये चार प्रकार के राज्य आपको देखने को मिलेगा, सब में राज्य जोड़ लेना आपको, मैं ऊपर में जोड़ दिया हूं इसलिए नहीं जोड़ पा रहा हूं, ठीक है? ये चार प्रकार के राज्य आपको देखने को मिलता है। एक आपको संप्रभु राज्य होता है, दूसरा आपका उपनिवेश राज्य होता है, तीसरा आपका औपनिवेशिक राज्य होता है, और चौथा आपका संरक्षित राज्य होता है। आगे जब मैं बढ़ूंगा और बोलूंगा कि औपनिवेशिक राज्य, तो समझ जाना किसको बोला जाता है, क्योंकि मैं यही समझाऊंगा सब। समझ गया बात? तो जितना इंट्रोडक्शन है पहले बता दूंगा, फिर अपन चलेंगे संविधान की ओर, क्या है भारतीय राज्य व्यवस्था किसको कहते हैं। आगे बढ़े। चलिए, संप्रभु राज्य की मतलब क्या होता है? तो ऐसा व्यक्ति या संस्था या देश या राज्य, ऐसा कोई भी राज्य है जो अपने आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय ले, तो मामले में निर्णय लेने हेतु क्या है? सक्षम है। लेने हेतु स्वतंत्र है। क्या है वो? स्वतंत्र है या सक्षम है। तो ऐसा राज्य क्या कहलाता है? संप्रभु राज्य कहलाता है। जैसे भारत एक कौन सा राज्य है? संप्रभु राज्य है। भारत क्या है?
संप्रभु, भारत के बाहर के मामले हो या भारत देश के अंदर के मामले हो, वो निर्णय लेने में क्या होता है, पूरी तरीके से स्वतंत्र है। तो ऐसा राज्य जो अपने आंतरिक और बाह्य मामले में निर्णय लेने हेतु क्या है, पूरा स्वतंत्र है, तो ऐसा राज्य क्या कहलाता है, आपका संप्रभु राज्य कहलाता है। क्लियर? दूसरा लिख लियो, आगे बढ़े ना। छत्तीसगढ़ी आती नहीं नोनी हो तुम मन ला, आता है ना? हाँ, कभी कभी फ्लो फ्रॉम छत्तीसगढ़ी भी बोल देता हूं मैं, तो ये कहाँ हो गए, कहाँ बस्तर में आ गए, ये नहीं सोचना है, आप यहीं हो, ठीक है? रायपुर में हो आप, और रायपुर छत्तीसगढ़ के धड़कन में हो आप, ठीक है? रायपुर, राजधानी रायपुर में आप, नवा रायपुर में नहीं हो, रायपुर बस में हो, ठीक? हाँ, चलिए उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब थोड़ा सा समझना, हमारे सामने दो राज्य हैं। कितने राज्य हैं? दो राज्य। एक राज्य S1, एक राज्य कौन सा है, S2, स्टेट 1 और स्टेट 2। राज्य का मतलब ये छत्तीसगढ़ राज्य से नहीं है ना, राज्य का मतलब देश भी है, क्योंकि देश को भी हमने क्या कहा है, राज्य। राज्य का मतलब उस क्षेत्रफल से है जिस क्षेत्रफल में कितने तत्व हैं, 4 तत्व। याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य ही राज्य नहीं है, भारत भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, देश भी एक प्रकार का क्या है, राज्य है, लेकिन उसके लिए कितने तत्व होने चाहिए। अब देखो, मान लो ये राज्य 1 राज्य 2 के अधीन है। राज्य 2 के क्या है, अधीन। अधीन का मतलब होता है गुलाम। क्या इसका मतलब क्या होता है, गुलाम। अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य का क्या है, गुलाम है, तो जो गुलाम राज्य है वो राज्य कहलाता है उपनिवेश। क्या कहलाता है वो, उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिवेश राज्य कहलाता है। अगर एक राज्य दूसरे राज्य का क्या होता है, गुलाम, तो जो गुलाम वाला राज्य है वो क्या कहलाता है, उपनिवेश राज्य कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिवेश। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 से पहले किसके उपनिवेश थे जी, ब्रिटेन के। किसके उपनिवेश थे, ब्रिटेन के। समझ में आया मैं बात क्या हो, क्योंकि कई बार सुने होंगे जब हम उपनिवेश थे तब ऐसा हुआ, तो उपनिवेश का मतलब क्या है, हम गुलाम थे किसके, ब्रिटेन के। तो एक राज्य दूसरे राज्य का क्या हो, अधीन हो या गुलाम हो, तो ऐसे राज्य क्या कहलाते हैं, उपनिवेश राज्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपनिवेश राज्य। समझ में आ रहा है दोनों बातें, पहला संप्रभु, दूसरा उपनिवेश। क्लियर? आगे बढ़े थोड़ा सा। धीरे होगा तो थोड़ा फास्ट पढ़ा दूंगा, फास्ट होगा तो थोड़ा धीरे पढ़ा दूंगा बस, लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा मैं हूं आलू। क्या हूं, आलू। बस कढ़ी में नहीं डालना है, उसके बाद सब में आपको टेस्ट दूंगा मैं। समझ में आया बात, किसमें नहीं डालना है, कढ़ी में। कढ़ी के साथ आलू खाते देखे हो क्या, खाया कानूनी हो तुम, नहीं खाया हो ना? हाँ, तो आपको कढ़ी में नहीं डालना है बस, उसके बाद जिसमें डालो, चिकन, बकरा, मछली, अंडा, सब में हम आपको बराबर टेस्ट देंगे, ठीक है? चलिए, औपनिवेशिक राज्य। औपनिवेशिक राज्य, फिर इसमें कर लेते हैं एक कौन सा, स्टेट 1 और एक है आपका स्टेट 2। राज्य 1 और राज्य 2, समझना। समझना, ये राज्य एक पूरी तरीका से स्वतंत्र है। क्या है, पूरी तरीका से स्वतंत्र। साथ ही साथ यह राज्य अपनी व्यवस्था के लिए, अपनी ही व्यवस्था हेतु नियम और कानून बना सकता है। नियम और क्या बना सकता है, ये कानून बना सकता है। क्या बना सकता है, नियम और कानून। लेकिन इस राज्य को अपने राज्य के हेतु, इस राज्य को अपने राज्य हेतु राष्ट्राध्यक्ष बनाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्राध्यक्ष का मतलब होता है देश का मुखिया। क्या, देश का मुखिया, ये वो नहीं बना सकता। कोई ऐसा राज्य है जिसको सब अधिकार है लेकिन उसको अपने देश का मुखिया चुनने का अधिकार नहीं है। इस देश का मुखिया वही होगा जो राज्य 2 का मुखिया होगा। मतलब राज्य 2 में कोई, मान लो इस राज्य का कोई मुखिया है, वही उस देश का क्या कहलाया, मुखिया। तो यही राज्य क्या कहलाएगा, आपका औपनिवेशिक राज्य कहलाएगा। मान लो हमारे देश का मुखिया कौन है, राष्ट्रपति जी, द्रौपदी मुर्मू जी, और यही द्रौपदी मुर्मू जी नेपाल का भी मुखिया कहलाने लग गई, तो समझ जाना नेपाल हमारा कौन सा राज्य है, औपनिवेशिक राज्य है। और ऐसे कब होंगे, जब हम किसी के क्या हैं, गुलाम।
और इन्हीं शर्तों के साथ हम क्या मांगेंगे, अपना आजादी।